हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो हम एनसीईआरटी में से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में कंपेयरिंग क्वांटिटीज में कई टॉपिक्स कवर हुए हैं, जिसमें से रेशो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है और प्रॉफिट एंड लॉस है ना, और इंटरेस्ट है। तो हम आज दो टॉपिक कवर करते हैं अपने वीडियो में और बाकी के दो नेक्स्ट में। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे रेशो प्रोपोर्शंस। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है रेशो एंड प्रोपोर्शंस, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें ध्यान है। देखिए रेशो क्या होता है। रेशो का जो सिंबल है दैट इज दिस वन, है ना। रेशो को हम अगर एक वर्ड से बताएं तो वो होता है 2, और प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है वो ऐसे 4 डॉट्स होते हैं, ठीक है। अगर हमें बोला है कैलकुलेट 50 to 600, मतलब यहाँ पर जो TO2 है उसका मतलब है रेशो। रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सपोज रेशो है 2:3। इसे रीड करने का तरीका 2:3। रेशो में जो ये सिंबल है 2 डॉट्स, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये 2:3 है, इसे हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो दैट इज 2/3, और ये जो अपॉन है, ये जो लाइन है दैट शोज डिवीजन, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों भी डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है इट ऑलवेज बिकम्स न्यूमरेटर, और जो सेकेंड नंबर होता है इट ऑलवेज बिकम्स डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर हमें रेशो को फ्रैक्शन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2:3 विल बी इक्वल टू 2/3 एंड नॉट 3/2। तो ये हुआ हमारा बेसिक रेशो क्या चीज होती है, कैसे बोला जाता है, सिंबल क्या है और उसके लिए कौन सा लेटर या वर्ड जो है वो यूज होता है। प्रोपोर्शन हम धीरे धीरे साथ साथ करते जाएंगे। जैसे इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारी बुक में एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे उसने बोला, फाइंड द रेशो ऑफ 3 किलोमीटर्स टू 300 मीटर, है ना। अब हमें इनका रेशो निकालना है। रेशो 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशो को। तो हम क्या लिखेंगे, 3 किलोमीटर है, रेशो 300 मीटर्स है, लेकिन हमारे यूनिट्स शुड बी सेम। तो 1 किलोमीटर है, 1 मीटर है, तो हम इस 3 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, सो 3 किलोमीटर्स इज इक्वल्स टू 3000 मीटर्स। सो यहाँ पर लेंगे 3000 और ये लेंगे हम 300। उसके बाद हमें इसकी रेशो कैलकुलेट कैसे करनी है, इनको फ्रैक्शन में लिख के 3000 अपॉन 300 कट करेंगे, दैट विल बिकम 10/1। तो हमारा फ्रैक्शन में आंसर आया 10/1। इसे फिर से हम रेशो में आंसर देंगे 10:1। न्यूमरेटर फर्स्ट नंबर, डिनोमिनेटर सेकेंड नंबर। तो इस तरह से किसी भी दो नंबर्स की रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर शुड बी सेम यूनिट, है ना। यूनिट्स का ध्यान रखना है और आपको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है और ये चीजें हमने छोटी क्लासेस में भी हम वाकिफ हैं इन चीजों से, राइट। चलिए, द सेकेंड थिंग इज कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन एंड गेटिंग द सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक में उन्होंने प्रोपोर्शन समझाया है, जिसमें इक्विवेलेंट रेशोज भी हैं। यानी कि अगर दो रेशो सपोज हमें गिवन है, एक रेशो है 1:2 और दूसरी रेशो है 2:3। यहाँ पर वो पूछ रहा है क्या ये दोनों रेशोज इक्विवेलेंट हैं। हम फ्रैक्शंस पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू सेम होती है लेकिन नंबर्स दिखने में डिफरेंट होते हैं, राइट। लेकिन इसी तरह रेशोज अगर इक्विवेलेंट है या नहीं, तो बहुत इजीली हमारा कॉमन सेंस भी बोल रहा होगा कि चलो इन्हें फ्रैक्शंस में चेंज कर लेते हैं, तो वो फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही करना है। इसके 1:2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 2:3 को 2/3 ना। हमें इन्हें कंपेयर करना है, क्या ये दोनों इक्वल है। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो दे आर इक्विवेलेंट रेशोज, अदरवाइज नॉट। उसके दो तरीके हैं। चूंकि यहाँ पर सिर्फ 2 वैल्यूज है ना, तो हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करें तो न्यूमरेटर्स की वैल्यू जो चेंज हो जाएंगी उन्हें हम कंपेयर कर लेंगे। मैं दोनों मेथड से बताती हूँ। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब 1 × 3 एंड 2 × 2। तो 1 × 3, 2 × 2, दैट इज 3 एंड दैट इज 4। क्या ये इक्वल आए, नहीं, तो हम कहेंगे नो, दीज रेशोज आर not equivalent, right। और अगर
डेसिमल हम इस मेथड से ना करके एलसीएम लेके करें तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। एलसीएम निकालना आई होप आता है। तो 1/2 का क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 3 दैट विल बी 3/6 और 2/3 जो बनेगा 3 2 इंटू 2 दैट इज 4/6। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया लेकिन न्यूमरेटर्स अलग है, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, सो नो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो आप जब दो रेशोज ही हों, हमें सिर्फ दो रेशोज को कंपेयर करना हो तो हम उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो हमें पता चल जाएगा कि वो इक्विवेलेंट रेशोज हैं या नहीं। तो एक हुआ ये कि रेशो कैसे कैलकुलेट करना, दूसरा हुआ पता लगाना कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं, तो हम उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करके आसानी से कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने हमें समझाया है कि सपोज हमें 6 बॉल्स कॉस्ट, हम एग्जाम्पल 5 देखें, इसमें हम कहीं ना कहीं यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए रेशो प्रपोर्शंस और यूनिटरी मेथड आपस में लिंक्ड हैं। जो क्वेश्चन हम रेशो प्रपोर्शन से कर सकते हैं उन्हें हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, और सिंपली यूनिटरी मेथड से जो करते हैं वो रेशो प्रपोर्शन से भी हो सकता है। तो ये हमारी चॉइस होती है ना। अब हम इसको यूनिटरी से करके देखते हैं। 6 बॉल्स कॉस्ट ₹90। क्वेश्चन है 6 बॉल्स कॉस्ट ₹90, then what would be the cost of 10 such bowls? What will be the cost of 10? ठीक है, चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड हमने बचपन में भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। 6 बुक्स हैं और कॉस्ट 90 है, 10 बुक्स नहीं सॉरी बॉल्स हैं और 90 रुपीज की उनकी कॉस्ट है और 10 बॉल्स हैं। तो क्या, तो हम क्या करते थे पहली स्टेटमेंट में, जब यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हैं तो 3 स्टेटमेंट्स बनती हैं, है ना। पहली स्टेटमेंट में हम एज इट इज लिखेंगे 6 बॉल्स कॉस्ट ₹90, फिर हम 1 बॉल की कॉस्ट निकालेंगे दैट इज 90/6, सेकेंड लाइन में डिविजन, एंड देन वी विल फाइंड द बॉल्स, जो 10 बॉल्स हैं उनकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 10 बॉल्स विल बी 90/6 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना। एक तो मेथड ये है, दूसरा इसी क्वेश्चन को मैं रेशो से करूँ तो जब हम प्रपोर्शन सीखेंगे तब हम इसको करेंगे रेशो प्रपोर्शन के मेथड से। फिलहाल मैं यूनिटरी मेथड से आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। तो हम इसमें कैसे पता चलता है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूजन होता है स्टेटमेंट में हम कहाँ से शुरू करें। तो देखिए 2 इन्फॉर्मेशन है, बॉल्स की इन्फॉर्मेशन है और कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है। जिस चीज के बारे में 2 बार इन्फॉर्मेशन मिली है स्टेटमेंट वहां से स्टार्ट करना है। जैसे 6 बॉल्स और 10 बॉल्स, बॉल्स के बारे में 2 इन्फॉर्मेशन है तो हम बॉल्स वाली लाइन से बॉल्स को हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में रखेंगे और कॉस्ट को राइट में। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल्स टू 90 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 90/6, राइट, एंड कॉस्ट ऑफ 10 bowls that will be 90/6 multiply by 10। हम इसे कट कर लेंगे, that will be 30 into 5 150 रुपीज। तो ये हमारा रेशो से आ गया क्वेश्चन, है ना, सॉरी यूनिटरी मेथड से आ गया। इसी क्वेश्चन को मैं रेशो से करती, जिसमें हम हम 2 इन्फॉर्मेशन है, उसका एक तरीका होता है जिससे हम इसको लिखेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको रेशो से आपको बताते हैं कि रेशो से कैसे करें, उसमें एक्चुअली प्रपोर्शन भी इंक्लूड हो जाए। तो देखिए 2 इन्फॉर्मेशन जो लिखी है हम उसको साइड बाय साइड लिख लेते हैं। एक हमें दी है नंबर ऑफ बाउल्स, रेशो उनकी कॉस्ट, है ना, और फिर प्रोपोर्शनेट टू नंबर ऑफ बाउल्स कॉस्ट। अगर यहाँ पहले बाउल्स लिखे हैं तो यहाँ पहले बाउल्स लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पहले कॉस्ट लिख सकते थे कोई गलत नहीं होता, कॉस्ट लिखते तो यहाँ भी कॉस्ट आता। प्रपोर्शन के बारे में मैं ये शॉर्ट में बताऊं तो प्रपोर्शन का मतलब दोनों वैल्यूज जो है वो प्रपोर्शन में है, यानी जितनी क्वांटिटी में ये बड़ा है अगर तो ये भी बढ़ेगा। जैसे 6 बाउल्स हैं तो 10 बाउल्स हो गए, 6 से 10 यानी 4 बाउल्स बड़े हैं, इंक्रीज हुए हैं। इसका मतलब डेफिनेटली हमें अपने आप सोचना है कि जो रुपीज हैं लगेंगे, जो कॉस्ट लगेगी वो भी ज्यादा ही लगेगी। तो इधर बाउल्स भी इंक्रीज हुए, इधर कॉस्ट भी इंक्रीज हुई, दैट मीन्स दे आर इन प्रपोर्शन। तो हम इसको प्रपोर्शन से कर सकते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अगर 6 बाउल्स हैं तो कॉस्ट कितनी है 90, प्रपोर्शन टू अगर 10 बाउल्स हैं तो कॉस्ट कितनी है, मान लेते हैं x है, ठीक है। देन मेथड होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय मीन्स एंड एक्सट्रीम्स,
4 वैल्यूज गिवन है ना, 1 2 3 एंड 4। अगर 4 वैल्यूज गिवन है तो जो बीच की 2 वैल्यूज हैं दे आर कॉल्ड मीन्स, और जो कॉर्नर पे दोनों वैल्यूज हैं दे आर नोन एज एक्सट्रीम्स। तो 6 और x एक्सट्रीम्स हैं, 90 और 10 मीन्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय x, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब हुआ 90 इंटू 10। तो x की वैल्यू आ गई 90 इंटू 10 बाय 6। वही सिचुएशन आ गई जो हमने यूनिटरी मेथड से किया था, वो सेम सिचुएशन से हमारा क्वेश्चन जो है आंसर लाएगा ₹150। ठीक है, तो आपको जो आपकी चॉइस है, अगर उन्होंने आपसे नहीं बोला है कि स्पेसिफिकली इसी मेथड से करना है तो आपके पास चॉइस है, आप आइदर उसे रेशो प्रोपोर्शन से करें या फिर आप उसे यूनिटरी मेथड से करें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में कवर्ड हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बहुत इजी होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए, है ना। चलिए, और जो उन्होंने कवर किया है उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 आ गई है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आज कॉन्सेप्चुअल क्लास है, मैं चाहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझें, एक्सरसाइजेज आराम से सॉल्व हो जाएंगी। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगी। देन उसके बाद पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ परसेंटेज। तो रेशो प्रोपोर्शन के बारे में इतना ही कवर्ड है, जिसमें मैंने आपको रेशो क्या होता है वो समझाया, रेशो कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताया, और प्रोपोर्शन क्या होता है, और रेशो और प्रोपोर्शन के मेथड से हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जिसे हम यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 टोटली रेशोज कैलकुलेट करने के लिए है, जो हमने करके देख ली है उसी टाइप के क्वेश्चन से आप ट्राई कीजिएगा। अब बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो ये होता है ना। जनरली आप परसेंटेज का कब यूज करते हो, अभी एज अ स्टूडेंट जब आपके मार्क्स आते हैं और उन मार्क्स के लिए आप देखना चाहते हो कि हमारे कितने परसेंट मार्क्स आए, है ना। तो हम ऐसे ही देखते हैं कि अरे 75% आए, 85% आए, 90% आए, तो उसके आगे हम ये सिंबल यूज करते हैं। जैसे सपोज 90% मतलब ये हो, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी कि कोई भी चीज को एनालिसिस करने के लिए या कंपेयर करने के लिए हम कुछ ना कुछ चीज़ों का कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं, उनमें से एक है परसेंटेज, राइट। अब किसी बच्चे के 400 में से 350 आए हैं, किसी बच्चे के 300 में से 285 आए हैं। अब हम कैसे कंपेयर करें, है ना। अगर 400 में से 350 और 400 में से 370 आए हैं तो हम आराम से कह सकते हैं जिसके 370 आए हैं मार्क्स उसके ज़्यादा परसेंटेज है। लेकिन एक के 300 में से कुछ मार्क्स है और एक के 400 में से कुछ मार्क्स है, तो हम एकदम से जज नहीं कर सकते ना, हम एकदम से एनालिसिस नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। उस केस में एक कॉमन टर्म हमें जो बताई है जिसके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज परसेंटेज। हम पहले वाले बच्चे के जिसके 300 में से समथिंग आए उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो पर 100 कैलकुलेट होगा। इसी तरह 400 में से जो मार्क्स है उसको पर 100 कैलकुलेट करेंगे। तो सेम यूनिट में हमने कैलकुलेट कर लिया। वो कौन सी है सेम यूनिट? 100। तो पर 100 हम जितने भी आए हो, 300 में से 250 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो 100 में से कितने होंगे? इधर 400 में से 350 आए तो 100 में से कितने होंगे? अब दोनों 100 का कंपैरिजन, 100 में से उसके इतने और 100 में से दूसरे बच्चे के इतने, तो इजीली कंपेयर हो जाएगा। तो परसेंटेज का मेन पर्पस ये होता है। उसके अलावा परसेंटेज कैलकुलेशंस में काम आता है। अब देखिए, अब परसेंटेज के लिए अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं परसेंटेज क्या होता है, और परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में फिलहाल नहीं बताए हैं लेकिन उनका यूज हुआ है क्योंकि हम छोटी क्लासेस में देख लेते हैं ना उनको, इसलिए। तो परसेंटेज का मतलब अगर हमें सपोज फ्रैक्शन ले लेते हैं, आपके मार्क्स आए हैं 25 में से किसी बच्चे के 22 मार्क्स, तो मैम ऐसे ही लिख कर देती है ना 22 आउट ऑफ 25, यानी कि परसेंटेज के लिए पहले उसको फ्रैक्शंस में लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करो, यानी जब हमें किसी भी फ्रैक्शन को या हमें डेसिमल नंबर को या हमें होल नंबर को परसेंटेज में टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, है ना, तो क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर एक फ्रैक्शन था ना हमारे पास 22/25, उसे मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। और फ्रैक्शन का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशंस कैसे सॉल्व होते हैं, पहले कटिंग करते हैं और उसके बाद यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसके बाद न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। कट रहा है यहाँ पर 25 की टेबल से डायरेक्ट काटें तो 25 4 100, तो ये बचा नीचे 1 इंटू 1 1, 22 इंटू 4 88, और ये आ गया परसेंटेज।
तो जिस भी बच्चे के 25 में से 22 नंबर आए हैं मीन्स उसको कितने परसेंट आए हैं, 88% मार्क्स। तो अब जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं, आपके मार्क्स आते हैं, तो आप सारे मार्क्स जोड़िए, फिर जितने में से मिले हैं आपको 100 मार्क के पेपर है सपोज, तो उनको ऐड करिए, यानी कि आउट ऑफ सपोज 5 पेपर थे 100 नंबर के, तो 500 में से आपको सपोज आए 450 मार्क्स, है ना। तो 450 मार्क्स आउट ऑफ 500 आए हैं, तो बताइए परसेंटेज कितना है, यानी पर 100 कितना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो 100 का कट करके ये हमारे आए हैं 90% मार्क्स, ठीक है। तो ये परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अगर बाई चांस मुझे पता लगाना है कि 90% जो है उसका फ्रैक्शन नंबर क्या हो सकता है, तो इट्स ओके। जब हमें परसेंटेज लगाना था तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया, अब परसेंटेज का साइन लगा हुआ है एंड वी हैव टू रिमूव दैट, है ना। तो 90% को हम लिख पाएंगे 90/100। तो इसका फ्रैक्शन अगर मैं कैलकुलेट करूंगी दैट विल बी 9/10। और सपोज इसी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें डेसिमल में लिखना आता है। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, जैसे नीचे 10 है ना, 10, 100, 1000 ये वाले तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। नीचे 10 है तो ऊपर वाले नंबर को करना है कॉपी, और नीचे गिनिए कितने जीरो हैं, 10 में एक जीरो, तो पीछे से वंस प्लेस से हम काउंट करेंगे उतने डिजिट जितने जीरोज हैं, तो एक ही डिजिट काउंट करना है दैट इज 9, और यहाँ डेसिमल लगा तो 0.9 हो जाएगा। सपोज मेरा फ्रैक्शन में आंसर होता हम थोड़ा सा 2 डिजिट का फ्रैक्शन ले लेते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज ये होता 52/10, है ना। तो हम इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसे कॉपी करिए, नीचे के जीरोस गिनिए एक, तो पीछे से एक डिजिट गिनो, दैट इज ये एक डिजिट यही है, दैट्स 5.2। तो इसका डेसिमल कन्वर्जन हुआ 5.2। जैसे हम 5.2 को अगर फ्रैक्शन में करें तो कैसे करते हैं, अपॉन लिखते हैं, डेसिमल को रिमूव करके 1 लिखते हैं, और उसके डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने नीचे जीरोस लगा देते हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद एक जीरो है तो एक डिजिट है तो एक जीरो लगाया, दैट विल बी 52/10, और फिर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल्स में कन्वर्ट करना। अगर किसी डेसिमल को मुझे कन्वर्ट करना है, तो जैसे 0.2 को कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, तो 2 तरीके हैं, आइदर आप इसका डेसिमल हटाइए और मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए तो आंसर आया 20, या 0.2 को डायरेक्टली आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो भी 20। तो इस तरह से हम इजीली कन्वर्जन्स कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कैलकुलेट करना है, सपोज ये वही सेम क्वेश्चन है, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, ये हमने कवर कर लिया है। और उसके बाद आता है चलिए एक नया कॉन्सेप्ट कि 50% ऑफ, जैसे सपोज यहाँ लिखा है 50% ऑफ 164। अब एक नंबर है उसका 50% कैलकुलेट करना है। मैथमेटिक्स में परसेंटेज के बाद अगर ये ऑफ लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ध्यान रखना है ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम इसको एक मैथमेटिकल क्वेश्चन बना लेते हैं, 50% मल्टीप्लाई बाय 164, राइट। अब हमने सीख लिया परसेंटेज परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए उस नंबर पे क्या करना है, उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देना है ना। तो हमने किया 50/100 और मल्टीप्लाई और 164, और फिर हम कट कर देंगे, ये 2 से कटा, दैट इज 82। तो यानी 164 का 50% इज 82। तो अगर जैसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाए कि आपके पास 164 बुक्स हैं और आपको उसका 50% डोनेट करना है, तो आप कितनी डोनेट करेंगे, आप 82 बुक्स डोनेट करेंगे। तो 50% ऑफ 164 को इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर ये तो नंबर्स थे, है ना। अब अगर सपोज ये होता कि आप पढ़ते हैं 25% ऑफ अ डे, आप स्टडी करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेट योर आवर्स जो आप दिन में स्पेंड करते हैं अपनी पढ़ाई पर। आप कितना स्पेंड करते हैं, 25% ऑफ अ डे, कहाँ, स्टडीज में, ठीक है। तो अब स्टडीज में 25% ऑफ अ डे कवर करते हैं, तो हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड, हाउ मेनी आवर्स यू स्पेंड इन स्टडीज, ठीक है। तो हम कैसे निकालें, तो हमें डे में बताया है, आवर्स हमें आवर्स में निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 25
ऑफ 24 आवर्स, है ना। परसेंटेज हटाया, 25/100 लिखा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 24, 25 4 4 6, यानी कि 6 आवर्स आप पढ़ाई करते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर जो है उसको हम डिफरेंट यूनिट में पहले लिखते हैं, और जब यूनिट के क्वेश्चंस होते हैं तो आंसर के साथ यूनिट लिखना नहीं भूलना है बच्चों, वरना हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हमारे मार्क्स कटेंगे उसमें, जबकि हमारा सारा सॉल्यूशन ठीक होगा। तो यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैं कई बार अपने बच्चों को क्लास में पढ़ते पढ़ते समझाती हूँ, क्योंकि यही मौका बिल्कुल ठीक रहता है कि ये समझाना चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन जो होता है ना, हमारे वर्किंग का जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम छोटी क्लास में है, क्लास 7 में, आगे आप और बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो मैटर करने लगेगा, आपको उसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना है कि हमें कोई कैलकुलेशन करना है तो साइड में लाइन खींचें, वहाँ रफ वर्क करें। रफ वर्क की तरह हमारे फेयर वर्क के आसपास ही रफ वर्क ना कर दें तो अनटाइडी लगने लगता है ना। और यूनिट्स लिखने का हमें ध्यान रखना है, अगर कोई फॉर्मूला है, कोई आइडेंटिटी है तो वो साथ के साथ लिखनी है। कई बार हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं, तो उसके साथ हमें हमारी थ्योरम्स लिखना कंपलसरी है, रीजनिंग लिखना। तो प्रेजेंटेशन पे वर्क कीजिए। जब भी आप अपने रफ कॉपी में भी कोई काम करते हैं, प्रैक्टिस के लिए काम करते हैं, तो भी उसको इतना नीटली कीजिए जैसे कि आप फेयर वर्क कर रहे हैं, है ना। तो आपको हमेशा के लिए आदत हो जाएगी कि हम अच्छे से काम करें और नीटली काम करें। तो ये हमारा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 आ गई है एनसीईआरटी की, जिसमें उन्होंने इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन कराया 15% ऑफ 250 जैसे ये क्वेश्चन है। इसमें एक नया क्वेश्चन आया है, देखिए मैं बताती हूँ। अगर हमें निकालना है होल क्वांटिटी, अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे 50% ऑफ 64 हमने 82 निकाला था, इस बार हमें वो होल क्वांटिटी है ना 164 वाली, वो गिवन नहीं है, हमें आंसर गिवन है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें लिखा है फाइंड द होल क्वांटिटी इफ फाइंड। आई होप आपके पास एनसीईआरटी बुक खुली हुई होगी तो आपको इजी हो जाएगा, नहीं तो मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, क्वेश्चन है 5% ऑफ 8 इज 600। क्या समझ में आया कि वो क्वांटिटी बताइए जिसका 5% 600 होता है, यानी कि 5% ऑफ अ क्वांटिटी इट, ये हमें नहीं पता तो इसे हम x मान लेते हैं। हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ लिए है ना, तो हमें पता है x, एल्जेब्रिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस सब पढ़ा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, और अगर इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो इक्वेशन बन जाती है, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। तो ये बना 5% ऑफ, हमें पता नहीं है होल क्वांटिटी, उसे x माना, इज मतलब इज इक्वल्स टू, तो दैट इज 600। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट से। 5% मीन्स 5/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 600। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 600, यहाँ 100 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, यहाँ 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय 5 ये कह सकते हैं, या 5/100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हुआ, इसलिए रेसिप्रोकल हो गया। इट इज 12,000, यानी कि 12,000 का 5% कितना होता है, 600 होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूरी नहीं है ना सीधा सीधा आए, वो आपसे होल क्वांटिटी पूछ सकते हैं। कई बार वो परसेंटेज भी पूछ लेते हैं कि होल क्वांटिटी इतनी है, उसमें इतना आया है, बताओ ये कितना परसेंट है उसका, वो भी आ सकता है। जैसे इसमें है नहीं वैसा क्वेश्चन, लेकिन वैसा क्वेश्चन बन जाएगा तो हम परसेंटेज की जगह x% ले लेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें से बड़े आसान है, एक ओरल कर सकते हैं हम कि एक सिटी है, वहाँ 30% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं, बाकी के बच्चे हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, देखिए क्वेश्चन भी परसेंट में दिया है, आंसर भी परसेंट में पूछा। टोटल किसी भी चीज का कंप्लीट जो होता है वो कितना होता है, 100%। जैसे हम बोलते हैं कितना काम हो गया, तो हम बोलते हैं 100% हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितने हैं, 100%, उसमें से फीमेल्स हैं 30% और मेल्स हैं 40%, तो दोनों मिला के हो गए 70%। तो 100% माइनस 70%, बाकी के जो 30% बचे वो चिल्ड्रन है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन ले सकते हैं, मीता सेव्स 400 फ्रॉम हर सैलरी। तो मीता की जो सेविंग्स हैं वो कितनी है, सेविंग्स है 400 रुपीज फ्रॉम हिज सैलरी, ₹400। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इफ दिस इज 10% ऑफ द सैलरी, ये जो 400 है ये परसेंटेज में कितनी है,
दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। आया आपको समझ में? 10% तो बताइए इसकी सैलरी कितनी है। क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए तो आंसर आप आराम से कर लेंगे। उन्होंने बोला मीता जॉब करती है, वो सैलरी अर्न करती है, वो सैलरी हमें नहीं पता कितनी अर्न करती है, लेकिन उस सैलरी का जो 10% है वो सेव करती है, और वो सेव जो करती है वो 400 रुपीज है। यानी कि सेविंग के बारे में दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये कि वो 10% है तो वो परसेंटेज की फॉर्म में है, और एक है कि वो रुपीस की फॉर्म में है, दैट इज 400। तो बताइए सैलरी कितनी है। तो हम ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं ना कि सेविंग क्या है, 10% ऑफ सैलरी जो है वो सेविंग्स है ना, वो सेविंग है। अब वैल्यू पुट करो 10/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सैलरी मुझे नहीं पता, लेट द सैलरी इज रुपीज x, ये रुपीज लिखना है हमें, तो ये मान लिया x, और सेविंग्स हमारे पास उसकी है 400। इक्वल टू में मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये और ये बात एक ही है, ये x की टर्म में है और ये रुपीज की टर्म में है। जब हम इसे कट करके निकालेंगे दैट विल बी x/10 इक्वल्स टू 400, और x की वैल्यू 400 और ये 10 यहाँ पर x से डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ऑपरेशन चेंज यानी मल्टीप्लाई, तो वो कितने रुपए कमाती है, दैट इज 4000 रुपीज। तो 4,000 रुपए उसकी सैलरी है, जिसका 10% वो कैलकुलेट करे तो 400 आता है। देखो हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 10% ऑफ 4000, तो अपने आप इसकी सेविंग्स कैलकुलेट हो जाएंगी, है ना। तो 10% ऑफ 4000 दैट इज 10%, 10/100 इंटू 4000, तो ये कटा और ये आया 400 रुपीज। ये हमारा चेक हो गया क्वेश्चन कि बिल्कुल ठीक किया हमने। तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, लेकिन देखिए आप कॉन्सेप्ट वही का वही है ना, सिर्फ परसेंटेज का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये क्वेश्चंस बताया है। और एक कॉन्सेप्ट और है रेशोज टू परसेंटेज। अगर किसी रेशो को मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, इस पर हम क्वेश्चन ले सकते हैं। उन्होंने बोला डिवाइड 15 स्वीट्स, टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है, नंबर ऑफ स्वीट्स जो हैं दैट इज 15, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन m एंड s। m और s को देना है, किस रेशो में देना है, रेशो नहीं दिया है, फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज दिया है कि m को देना है 20% और s को देना है 80%। तो निकाल लेते हैं। m का क्या निकलेगा, m का निकलेगा 20% ऑफ टोटल है 15 स्वीट्स, तो वो आ जाएगा 20/100 इंटू 15, दैट इज 3 स्वीट्स तो इसको मिलेंगी, किसको, m को, और s को कितना मिलेगा 80% ऑफ 15, दैट इज 80/100 इंटू 15। 12 स्वीट्स। हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, टोटल 15 स्वीट्स थी, m को मिली 3 स्वीट्स तो उसको मिल गई बाकी की, तो 15 - 3 12 आ गया। तो ये हुआ परसेंटेज के वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और अगर हमें कोई पर्टिकुलर रेशो दे दे और फिर उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज कि इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ, एक ट्राइंगल है और उसके एंगल्स ए बी सी, और ये 3 एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, तो ये एंगल ए रेशो बी रेशो सी की रेशो दी हुई है 2:3:4। आपको बताना है कि कितने डिग्री के एंगल्स हैं। तो क्या करें, हमें ये पता है कि जो सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे पास नंबर है 180। अब जब किसी पर्टिकुलर रेशो में कोई नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करें, उसका मेथड ये होता है कि जो रेशो दी है आप उन्हें ऐड करिए, 2 + 3 + 4, 3 और 2 5 और 4 9, है ना। तो A का जो शेयर हुआ वो हुआ 2 आउट ऑफ 9, B का जो शेयर हुआ वो 3 आउट ऑफ 9 और C का जो शेयर हुआ 4 आउट ऑफ 9। 2 आउट ऑफ 9 फ्रैक्शन, अब इस कितने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 180 को, तो आप मल्टीप्लाई बाय 180, यानी कि 180 में से 2/9 शेयर ए का, एंगल ए का है, और 3/9 ऑफ 180 इज एंगल बी, 4/9 ऑफ 180 इज एंगल सी। ये 20 पे कट हो रहा है, 22 = 40 डिग्री, 3 2 = 60 डिग्री, 80 डिग्री, ठीक है।
तो एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है और एंगल सी 80 डिग्री। इसी तरह ये एंगल्स थे, यहाँ पर ये हिडन था क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना होता है एक ट्रायंगल का, वो पता था हमें 180, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो 4000 रुपीज इन 3 फ्रेंड्स ABC इन दिस रेशो। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस यही सब करना है, 180 की जगह पर हम 4000 रख देते हैं तो पता लग जाता किस पर्सन को कितना अमाउंट गया। ठीक है, तो इस तरह से रेशोज गिवन हो तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले उसका फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट विच हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंटेज। एज परसेंटेज में डिक्रीज, जैसे स्कूल टीम won 6 games this year against 4 games won last year. What is the percentage increase? अब अगर मुझे लास्ट ईयर कितने मैचेस जीते, लास्ट ईयर मैचेस जीते थे 4, है ना, लास्ट ईयर वॉर्निंग थी उनकी 4 और दिस ईयर उन्होंने जीते, दिस ईयर दे won the matches, number of matches they won are 6 and what we have to find percentage increase बताइए। अब देखिए परसेंटेज कैलकुलेट करना हमें आता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा होता है, परसेंटेज के बाद कोई वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फ्रैक्शन में भी हमारे पास जब किसी पर्टिकुलर चीज का फ्रैक्शन निकालते हैं तो 2/5 ऑफ समथिंग, तो वो ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद जो नंबर है वो रखना है। इसी तरह परसेंटेज इंक्रीज का मतलब यहाँ जो वर्ड है उस पर ध्यान दीजिए, तो परसेंटेज निकालना किसका है, इंक्रीज का। तो इंक्रीज देखो, पहले तो ना हम 4 यूज कर सकते हैं ना हम 6 यूज कर सकते हैं, हमें तो देखना है इंक्रीज कितने हुए। तो पिछले साल 4 मैच जीते थे, इस साल हमने 6 मैच जीते हैं, तो इंक्रीज कितने हुए, 6 - 4 2 मैचेस इंक्रीज हुए ना। तो परसेंटेज इंक्रीज में या परसेंटेज डिस्काउंट लिखा है, परसेंटेज प्रॉफिट लिखा है, परसेंटेज डिक्रीज लिखा है, तो पहले ये वैल्यू निकाल ली, उसको हमें न्यूमरेटर बनाना है। तो इंक्रीज कितना हुआ 2, तो वो न्यूमरेटर पे अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल लास्ट ईयर वाली ओरिजिनल थी उसके बाद इंक्रीज हुआ है ना, तो 4 हमने रखा नीचे, बाकी हमें परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। तो जब कट किया तो हमने 50% इंक्रीज कर दिया। इस बार इंक्रीज में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 50%। अगर पिछली बार 4 मैचेस जीते थे और इस बार 6 मैचेस जीते हैं तो हमने 50% इंक्रीज किया है अपनी विनिंग को। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। अगर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो आप पहले ये तो इंक्रीज का ही क्वेश्चन है, सपोज पहले 6 होते और फिर 4 होते ना, तो हम क्या करते, 2 डिक्रीज हुए थे तो 2 अपॉन क्या रखते, 4 नहीं रखते, उस समय ओरिजिनल हमारा 6 होता, क्योंकि 6 से डिक्रीज होके 4 आया, तो हम करते 2/6 × 100, तो वो परसेंटेज अलग आ जाता। तो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज हम कर सकते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है और इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि आज इस वीडियो को देखने के बाद इसे फिर से रिवाइंड कीजिए, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, जो आप रेशो, प्रपोर्शन और परसेंटेज को लेकर सिखाए हैं बच्चों, उन्हें रिवाइज कीजिए। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1, 8.2 है ना, दोनों एक्सरसाइज को घर पे सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझे कहिए, एंड डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब मी, और कोई भी दिक्कत है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।